इतिहास में ये बात दर्ज किया जाना चाहिए कि जैसे प्रसाद जीवन भर एक कविता लिखते रहे, ये लहर कानन कुसुम, ये सब कामायनी के हिस्से हैं। धीरे 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 आदमी ग्रो करता है। उसी तरह से मुझको लगता है कि जिंदगी भर मुक्तिबोध एक कविता लिखते रहे। और उल्लेखनीय बात यह है कि उनके पत्र, उनकी समीक्षा, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, ये सब उस कविता के हिस्से थे। मुक्तिबोध पर विचार प्रदेश में एक और तथ्य रेखांकित करने की जरूरत है कि उनकी मातृभाषा मराठी थी। मराठी मातृभाषा वाले और भी लेखक हैं, प्रभाकर माचवे, उनकी भी मातृभाषा मराठी थी। नरेश मेहता गुजराती थी। मातृभाषा में न लिखकर खड़ी बोली में लिखना, तो होता क्या है, मैंने इस बात का उल्लेख पहले भी किया है, होता क्या है कि हम जो इंटीमेट फीलिंग्स हमारी है, हमारा प्रेम, हमारी घृणा, हमारी वत्सलता, ये सब हम अपनी मातृभाषा में, यानी मृत्यु के समय अगर वो माँ नहीं बोलेंगे, वो आई बोलेंगे, आई गो ऐसा बोलेंगे, लेकिन लिखते समय वो आई शब्द नहीं आएगा, मराठी का है, माँ आएगा। तो आई में और माँ में अंतर है। देखिए चीजें पर्यायवाची होते हुए भी आप बेगम सीता नहीं कहेंगे, आप बेगम नूर जहां हो सकती है, लेकिन उसी अर्थ है। जल और पानी, समीर, हवा, ये सबको आप एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन उनका जो भीतरी अर्थ है वो काफी कुछ भिन्न है। तो मराठी में कुछ लिखा भी है। तो मराठी भाषी होने के कारण मराठी और खड़ी बोली का जो एक क्रिएटिव लेवल पर जब आप एक करें उसको, तो एक तरह की गांठ ऐठन आती है भाषा में। वो ऐठन मुक्तिबोध में शुरू से अंत तक कायम रही। तीसरी बात, कविता नष्ट न हो इसलिए उन्होंने स्वयं को नष्ट करना स्वीकार किया। जीवन भर वो घूमते रहे। आप कल्पना कीजिए कि मुक्तिबोध पहला ऐसा आदमी है जिसने अपना काव्य संकलन न देखा हो जीते जी। क्या आप इसी कल्पना कर सकते हैं? वो पहला व्यक्ति है, अचेत स्थिति में जब है, वो कोमा में आ चुका है दिल्ली में, तब ज्ञानपीठ ने ये चांद का मुतेरा है इसका प्रकाशन किया, उसको देख नहीं पाया। मुक्तिबोध की जो कीर्ति है मरणोत्तर है। 47 साल की उम्र, देखिए कोई निराला के समान लंबा समय उनको नहीं गया। 47 साल की उम्र में हाँ, दिल्ली कभी गए नहीं। जब गया तो एक तरह से उनका शव गया। परछाई लेके गए उसको, प्रधानमंत्री ने उनके इलाज की व्यवस्था की। ये बच्चन और सब मिलने गए, प्रधानमंत्री श्री श्रीकांत वर्मा, बच्चन,
रघुवीर सहाय, ये सब प्रधानमंत्री के पास गए। अशोक वाजपेयी उसमें पढ़ते थे। तो तुमको जान के आश्चर्य होगा, जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर है, महाकवि है, लेकिन उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा है। देखना, मुक्तिबोध भी महाकवि है, उन्होंने भी कोई महाकाव्य नहीं लिखा है। लंबी लंबी कविताएं हैं उनकी, इतनी लंबी हैं कि उस समय कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं होता था। मुक्तिबोध कौन छापेगा? छोटी पत्रिकाएं निकलती हैं, 50 पेज की आपकी कविता है, अंधेरे में को छापने के लिए हिम्मत चाहिए। अंत में वो हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, बद्री विशाल उसके वो संपादक थे, उन्होंने वो प्रकाशित किया। सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी पूरे साहित्य में है, यद्यपि वो मार्क्सिस्ट थे, मतलब मार्क्स को उन्होंने पढ़ा था, इतिहास के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मार्क्स का था उसको सही मानते थे। लेकिन बड़ा लेखक वो होता है जो किसी वाद का, किसी बौद्धिक घेरे का अतिक्रमण करे। आप मार्क्स को पढ़ के मुक्तिबोध को भी, मुक्तिबोध को आपको समझ में नहीं आएगा। उनकी किताबों को ही मार्क्स का बहुत कम उल्लेख है, बहुत ही कम, शायद मेरा ख्याल है 2-4 बार उल्लेख किया उन्होंने, लेकिन उसके अच्छे नेता थे वो। और रूस की जो प्रगति होती थी उससे बड़े प्रसन्न भी होते थे वो, लेकिन आप उनको मार्क्सवादी कवि नहीं कह सकते। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि जब मार्क्स से पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्क्स, मार्क्स ने जवाब दिया, वेल आई एम नॉट मार्क्सिस्ट, आई एम मार्क्स। मुक्तिबोध के साथ भी क्या मार्क्सवाद का अध्येता होना एक बात है, उनकी कविता उसका ट्रांसलेशन नहीं है, उनकी कविता उसका बौद्धिक आधार नहीं है। हरेक कवि को जीवन पर्यंत अपनी विश्व दृष्टि स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। कोई किसी की विश्व दृष्टि से, उधार की विश्व दृष्टि से महान रचना असंभव है। तुलसीदास नाना पुराण निगम आगम ये सब पढ़े, लेकिन क्या किसी निगम आगम से आप तुलसीदास को समझ सकते हैं? अगर ये शर्त है, तुलसीदास की कविता छोटी है। रामचरितमानस इन सब के अतिक्रमण से बनता है। अगर वो, और रचना जो होती है, अगर रचना है तो अपने आप में प्रतिरोध है। ये मेरी बिल्कुल दृढ़ धारणा है कि रचना है, चाहे वो प्रेम की रचना क्यों न हो, वो भी एक तरह का प्रतिरोध है। प्रतिरोध लादने से नहीं आता। मुक्तिबोध प्रगतिशील कवियों में सबसे बड़े कवि क्यों है? कि इस तरह का घेरा उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। मार्क्सवाद उनके लिए बंधन नहीं था, अध्येता थे उसके, जानकार थे उसके, लेकिन उन्होंने अपनी कविता को उस पर लटकाया नहीं।
मैंने मार्क्सवाद बहुत कम पढ़ा है, लेकिन मुक्तिबोध मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। मैंने पूरी पुस्तक एडिट की है उन पर। तो एक तो ये विश्व दृष्टि, लड़ते झगड़ते घृणा करते प्रेम करते हुए आदमी अर्जित करता है, वो मुक्तिबोध की एक विश्व दृष्टि आपको दिखाई देगी। अगर उनकी 4-5 कविताएं मिला ली जाए तो एक महाकाव्यात्मक गरिमा। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। अगर 3-4 कविताएं उनकी चंबल की घाटी है, अंधेरे में, ये सब कविताएं इकट्ठी कर दी जाए तो आप देखेंगे कि उसमें एक महाकाव्यात्मक औदात्य है उसमें, उनकी कविताओं में। फिर बहुत ध्यान से अगर कविता पढ़े तो उनके जो इमेजेस हैं वो खंडित पदार्थ हैं। खुद एक खंडित किले में रहते थे तो जर्जर हो चुका था। मैंने लालटेन भी है तो बुझा हुआ है। तो मैं तो अपनी किताब का नाम ही दिया है ये, केवल एक लालटेन के सहारे, वो मेरी किताब का नाम है। तो आप देखिए कि तो ये इमेजरी इस तरह की है। और अंधेरा शब्द का जितनी बार इस्तेमाल मुक्तिबोध ने किया है, मेरा ख्याल है कि संसार के किसी कवि ने अंधेरे शब्द का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जितना मुक्तिबोध ने किया। उनकी कहानियां देखें आप तो जैसे शाम होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। रात में जुलूस निकलता है, उसमें दिन में जो जैसे लोगों की शक्ल है, रात में अनजानी मालूम पड़ती है। अंधेरे में कविता है यही है ना कि दिन में जिनको आपने देखा है जिस तरह से, रात में, अंधेरी रात में जब जुलूस निकलता है तो उसमें देखते हैं कि अरे सबके चेहरे बदले हुए हैं इसमें। तो ये अंधेरा, अच्छा ये अंधेरे में कविता का नाम मूलतः अंधेरे में नहीं था, उसका नाम उन्होंने रखा था आशंका के द्वीप। उसका नाम रखा था आशंका के द्वीप। बाद में वो बदला गया और उसको अंधेरे में। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने उनके मुंह से अंधेरे में कविता सुनी है, पूरी कविता। बार बार कहते जाते थे, पार्टनर आप लोग बोर हो रहे हैं। बढ़ते बढ़ते वो कहते जाते थे, पार्टनर आप लोग बोर हो जाएंगे, बड़ी लंबी कविता है ये। उस समय जो उनका चेहरा, पता नहीं आपने उसको दिवाकर को दिखाया कि नहीं देखा है, उनका लड़का यहाँ है, हाँ, मुंह की आकृति बिल्कुल लगभग मिलती जुलती है, तो पसीने से तरबतर हो जाते थे। मैंने अज्ञेय को भी पाठ करते सुना है और मुक्तिबोध को भी सुना है। अज्ञेय तो प्रशांत रहते थे बिल्कुल और कविताएं पढ़ते थे। एक ही मंच से जब मैं बीए में पढ़ता था तो दोनों का पाठ मैंने रखा बिलासपुर में। तो मुक्तिबोध के साथ ये बात लागू होती है कि पूरी शताब्दी एक तरह से देखा जाए तो, या पूरा उनका समय अंधेरा समय है, लेकिन विशेषता ये है कि अंधेरा मनुष्य की नियति नहीं है। समय अंधेरा जरूर है, लेकिन मुक्तिबोध का विश्वास था कि ये मनुष्य की अंतिम नियति नहीं है। अपने उद्यम से
अपने सत प्रयासों से, अपने प्रयत्न से ये अंधेरा दूर भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने जो उपकरण जुटाए वो कह लो कि बिल्कुल ताजे थे। एक बार की बात मुझे याद है, जिस परिसर में वो रहते थे, महाविद्यालय के अध्यापकों के, वो किले में रहते थे। एक रात उल्लू निकला, वो सफेद रंग का उल्लू था। तो तमाम प्रोफेसर डर गए, इसको देखना यानी अपशकुन है, सफेद उल्लू को देखना अपशकुन है करके अपने अपने घरों में चले गए। मुक्तबोध निकले, बोले पार्टनर अपूर्व सौंदर्य है इसमें, और जब तक वो उल्लू वहां बैठा रहा तब तक वो उसको निहारते रहे। बोले बंधुवर ये अद्भुत सौंदर्य है, चांद का मुंह तेरा। मैंने आपसे बताया ना, खंडित पदार्थ हो उसमें उस तरह की पूर्णता आपको मिलेगी। अंधेरे में होता क्या है? अंधेरा यही ना कि हर चीजें खंडित हो जाती हैं, अलग किस्म से दिखाई देने लग जाती है। तो ये जो विंबमाला मुक्तिबोध का है, अद्भुत, ये अपने दृष्टि से अद्वितीय है। उनसे अगर पूछा जाए कि आपकी कविता कब खत्म होती है, आप कैसे जानते हैं कि आपकी कविता खत्म होने वाली है, तो कहीं पार्टनर मैं नहीं जानता, क्योंकि वो ऐसा आदमी था, एक ही समय में कविता भी लिख रहा है, उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य, उनकी मशहूर कहानी है। लेकिन उनको लगता है कि मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाया, मैं जो कहना चाहता था वो पूरी तरह से मैं नहीं कह पाया। तो फिर ब्रह्म राक्षस का शिष्य कविता लिखी उन्होंने, कहानी भी है। नया खून में वो छपी, और मैं शायद उसमें बीए में था। मैंने उस कविता को पढ़ी और एक चिट्ठी लिखी उनको, लेकिन उनको संतोष नहीं था। उसके कुछ ही महीने बाद ब्रह्म राक्षस का शिष्य की कविता आ गई, और उसमें भी एक तरह का जादू है। गुरु जब अपने शिष्य को खिचड़ी खिलाता है तो उसमें घी डालने का जब समय आता है तो लंबा हाथ 10 फीट का निकल आता है, और उस लंबे हाथ से वो घी डालता है उस पर, शिष्य आचार्य पड़ जाता है, ये क्या मामला है। शिष्य को वो कहता है कि देखो, मैंने अपने ज्ञान को किसी को नहीं दिया, इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। तुम्हें भी मुक्ति तभी मिलेगी जब अपना ज्ञान तुम दूसरों को दोगे। मुक्ति अकेले कभी नहीं मिलती, जब मिलेगी सबके साथ मिलेगी, अकेली मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। एक और विडंबना देखो, कितनी आसानी से हमारा जो पढ़ाई का जो तंत्र है विश्वविद्यालयों का, वो निराला, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और मुक्तिबोध, इनको एक जाति में, एक क्रम में रखता है।
हाँ, निराला मुक्ति बोध। मुक्ति बोध ने पूरी उनकी रचना पढ़ जाइए आप, निराला पर एक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन जीवन पर्यंत वो प्रसाद को पढ़ते रहे, जो उनसे भिन्न प्रवृत्ति का कवि था। बल्कि उनकी जो पहली किताब जो उन्होंने देखी वो कामायनी पुनर्मूल्यांकन ही है। ये भी एक विचार नहीं होता है कि प्रसाद जो थे उसको जीवन भर पढ़ने, तो मुक्तिबोध जी से द्वंद्वात्मक रिश्ता जो बनता है वो प्रसाद से बनता है। फैंटेसी जिसको बोलते हैं, फैंटेसी में क्या होता है कि 1+1=2, ये फैंटेसी में नहीं होता। 1+1=8, ये 8 निकल जाए, यानी जो सामान्य तर्क सामान्य जीवन में व्यवहार में आता है वो तर्क वहां काम नहीं देता। जैसे तुम्हारी कुछ कविता है, उसमें कौन सी चीज कहां जुड़ जाएगी? समुद्र के किनारे रेतीला मैदान है, उसमें तिलक का एक स्टेचू है और वो रो रहा है। पत्थर की प्रतिमा रोएगी थोड़ी? तो फैंटेसी का सबसे समर्थ उपयोग प्रसाद ने किया। जैसे मैं बताया कि जीवन भर प्रसाद एक कविता लिखते हैं। कामायनी अंततः वो उसी फैंटेसी का प्रक्षेपण है ना। हजारों वर्ष की कथा को प्रलय के बाद की कथा को मनु, श्रद्धा, ईड़ा आदि के माध्यम से प्रोजेक्ट करना एक मुश्किल बात है। और एक बात समझिए आप, जो व्यक्त कर रहा है उसमें केवल दूसरों की कहानी नहीं लिख रहा है, उसके समानांतर अपनी कहानी भी लिख रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि पर संबोधन तो है ही है, वो आत्म संबोधन भी है। होता है असल में क्या है, हिंदी में है कि एक शब्द है आत्म अभिव्यक्ति, साहित्य आत्म अभिव्यक्ति है। लेकिन एक कवि नहीं जानता कि वो क्या अभिव्यक्त करने वाला है। मैंने कविता आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हम लोग पढ़ाते हैं। लेकिन वो एक्चुअली जो कविता का जाल जो फेंकता है वो फेंक कर दरअसल अपने को पहचानना चाहता है, और उस पहचान में उसी विश्व दृष्टि काम करती है। कई लेयर्स बनते हैं, कई स्तर बनते हैं उसके। फिर व्यंजना शक्ति जो है, व्यंजना आखिर एक बड़े लेखक का काम क्या है? ये नहीं समाज सुधार ये वो ये सब देखो निपा, वो भाषा की व्यंजना शक्ति को उकसाता है। ये उसका, अगर ये काम वो करता है तो वो समर्थक हुई है। उसका बुनियादी काम है कि भाषा की व्यंजना शक्ति का विस्तार। तुलसीदास ने यही किया, वाल्मीकि ने यही किया, पूरा महाभारत यही करता है।
भाषा की व्यंजना शक्ति को वो एक उकसाता है, उसको विस्तार देता है, और ये बड़ा लक्षित होने वाला तत्व है। मुक्तिबोध ने भी जो हिंदी का अर्थ संसार था उसको एक तनाव भरी व्याप्ति थी, मैं कहूँगा उसको कि तनाव भरी व्याप्ति थी मुक्तिबोध है। सपाट ढंग से कोई कविता उन्होंने नहीं लिखी है। इसके बाद आप ये देखें कि आप कहते हैं कि मैं ये जानता हूं, और जो जानता हूं उसको कविता में रख रहा हूं। मुक्तिबोध ने कहा कि मैं क्या जानता हूं उसको जानने के लिए मैं कविता लिखता हूं, जाने हुए सच को नहीं, पर सच को जानने के लिए मैं कविता लिखता हूं। आवाज समझ रहे हैं? आमतौर पर लोग कहते हैं जैसा कि मैं जानता हूं और मैं कविता लिख रहा हूं। वहां पर कविता जाने हुए की अभिव्यक्ति नहीं है, जानने की एक प्रक्रिया है। वो नहीं जानता लिखने के पहले। टॉल्स्टॉय ने अन्ना कैरेनिना के लिए एक ड्राफ्ट बनाया शुरू में, एक उसकी रूपरेखा बनाई कि ऐसा 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 हुआ। अब जब लिखना शुरू किया और जब पात्र में प्राण पड़ गए, पात्रों में वो धरा का धरा रह गया। वो अन्ना इतनी जीवंत हो गई कि वो ड्राफ्ट पूरा का पूरा एक तरफ रखा गया, उपन्यास की दूसरी जगह चला गया। तो ये जानने की जरूरत है कि मुक्तबोध का साहित्य जाने हुए की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इस संसार के रहस्य को जानने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। एक बड़ा कवि किसे कहते हैं आप? बड़ा कवि उससे कहते हैं जो कविता को एक बार फिर से परिभाषित करने का संकट पैदा करे, डिफाइन, नए ढंग से रीडिफाइन। ये संकट पैदा किया निराला शुरू में कि वो छंद के बंधन से उसको मुक्त किया कविता को। इतना ही नहीं, ये लिखा उसमें कि छंद की मुक्ति मनुष्य की मुक्ति से जुड़ती है, और छंद कोई मामूली चीज नहीं है ना, जैसा लोग समझ लेते हैं कि कोई मामूली चीज नहीं है। सभ्यता और संस्कृति जब में मोड़ आता है, छंद बदलता है। रामचरितमानस में दोहा यूं ही नहीं है, चौपाई यूं ही नहीं है। उसको ये किताबों में कुछ तो भी लोग लिख देते हैं, छंद को छंद जैसा मात्रा पात्रा गिन देते हैं। भाई साहब, संस्कृति में और सभ्यता में जब बड़े परिवर्तन आते हैं, छंद बदल नहीं जाता है। छंद इतनी छोटी चीज नहीं है। निराला ने एक तरफ तो छंद मुक्त किया, और मेरा अनुमान है कि तुलसीदास के बाद छंद के सबसे बड़े ज्ञाता निराला थे, तुलसीदास के बाद। इसलिए मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं उस बात को, आई कैन प्रूव इट। छंद का ज्ञान जितना बड़ा निराला को था, और छंद मुक्ति कर रहा है, छंद के बंधन से हटा रहा है आदमी,
देखिए जूही की गली लिख रहा है। दूसरी तरफ क्या कि छंद का वो उतना बड़ा ज्ञाता है। ठीक इसी तरह से ये दर्ज किया जाना चाहिए कि मुक्तिबोध ने कविता को फिर से परिभाषित करने का एक संकट पैदा कर दिया था, और आज भी वो संकट बना हुआ है। आज भी पूरी पहचान तो कभी होती नहीं किसी की, लेकिन ये दर्ज किया जाना चाहिए कि किस तरह से किया, किस तरह से उन्होंने किया, और बहुत से मुद्दों में निराला से सहमत होते हुए भी लिखा उन पर कुछ भी नहीं। तनाव भरा संबंध अगर किसी से बना वो प्रसाद से बना, क्यों प्रसाद भी बेसिकली फैंटेसी के कवि थे। मुक्तिबोध भी यूरोपियन लिटरेचर में दोस्तोयेव्स्की को खूब पढ़ते थे। मैंने बताया था आपको, जासूसी उपन्यास खूब पढ़ते थे। अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम लोग तो जाते रहते हो बॉम्बे कलकत्ता, मेरे कुछ जासूसी उपन्यास लो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और लाते थे। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बड़ा प्रिय शिष्य रमेश याज्ञिक, उनका बड़ा प्रिय शिष्य था। उससे कहते हैं तुम पूरा हिंदुस्तान घूमते हो, मेरे लिए कुछ जासूसी उपन्यास लाया करो। आइंस्टीन जासूसी उपन्यास का बड़ा प्रेमी था। आइंस्टीन तो मुक्तिबोध में कुछ बड़ी अच्छी बात थी, विज्ञान का अच्छा जानकार था। और ये जब रूसी लोग चांद पर पहुंचे तो झूम के नाचने लग गए कि मनुष्य कितनी दूर चला गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुक्तिबोध के संबंध में की जाती हैं।